अक्सा के आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंटवारा। सेठ धनीराम के पास अपने नाम के अनुरूप अपार दौलत थी। नकद पैसे और बैंक बैलेंस की तो कोई गिनती ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी थी ताकि आयकर बचाया जा सके, लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी हुई थी। धनीराम के 3 बेटे थे और सब के सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोती भी जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटों को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर या तो आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी प्रभा देवी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक न देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो धनीराम एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वही बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद यह सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दें तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 2 वर्ष और बीते तो धनीराम ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी प्रभा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धनीराम की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुएं एकत्रित हुए। वैसे तो 6 महीने से वह भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी प्रभा देवी उनके साथ थी। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। धनीराम के 2 बेटे पंकज और प्रवीण उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वह घर पहुंच गया। पिता की मृतदेह के पास झूठे आंसू बहाते पंकज और प्रवीण ने अपने तीसरे भाई प्रेम से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रेम अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके, अब जरा अपनी संपत्ति के कागज भी देख लिए जाएं। अरे प्रेम, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, सबकी आपसी सहमत से ही बंटवारा होगा। पंकज ने कहा तो प्रवीण ने भी इस बात में सहमत जताई, जबकि प्रेम सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरे हिस्से कितनी दौलत आएगी।
तो पंकज बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही प्रेम आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर, और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। बौखलाते हुए प्रेम बोला। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर पंकज भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है, और मैं यह सब न देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है। इस हिसाब से तो मुझे ज्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही प्रवीण भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम न देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रभा देवी गमगीन हुई। अपने पति के लाश बैठी हुई थी। उनकी यह हालत देखकर प्रभा देवी के बड़े भाई किशन लाल जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती हैं। तभी प्रवीण बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, माँ ने क्या कहना है, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वह वैसा मान जाएंगे, और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्र का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने मामा की इतनी बात सुनते ही प्रेम जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोल कर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए, और वह बंटवारा मैं ही करूँगा। प्रेम की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान प्रभा देवी उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने भाई को अंदर बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ मरने तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय धनीराम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वो क्या चाहती हैं। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग धनीराम जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन हैं आप लोग? यह कहाँ ले जा रहे हैं पिताजी के मृत शरीर को? प्रेम बोला तो उसी समय किशनलाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हीं तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे तो किशनलाल जी बोले, इसमें इतने हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल को दान में देने का फैसला कर दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों यह अंतिम संस्कार हो। और तो और
जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? पंकज ने गुस्से से कहा तो प्रेम भी आग बबूला होते हुए बोला, और सारी धन दौलत के बारे में भी अपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे पंकज को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नज़दीक गया और उन्हें हिलाया, तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। प्रभा देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गईं। यह देख तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय पंकज की नज़र माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर प्रभा देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। पंकज ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठा की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का ये हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं प्रभा देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था, और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दौलत मैंने इस शहर के सभी वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटों और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब के सब जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और प्रभा देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।